और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष की बात करें तो दोनों के बीच जारी टकराव अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर पल स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सीधा सैन्य हमला करें या ना करें, तो वहीं इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर बेस पर अटैक कर दिया है। दरअसल इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर है और इन हमलों में सबसे बड़े टारगेट है न्यूक्लियर बेस। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अराक रिएक्टर को अपना निशाना बनाया है और इससे पहले इजराइल ने नतांज और फोर्डो पर भी बार बार हमले किए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का बड़ा दावा। तो इजराइल की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमले का यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और ईरान का अराक की बात की जाए तो ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर भी सीधे तौर पर इजराइल ने निशाना साधा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने खाली करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी कि इस क्षेत्र को आप खाली कर दीजिए, यहां पर हम हमला करने वाले हैं, ये बात की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद में ये हमला किया गया। इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता था, वहां पर यह हमला किया गया। हैवी वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा ये जगह है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल ने खोंडब में भी हमले की सीधे तौर पर चेतावनी दी है और खोंडब में भी IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर फैसिलिटी है और फैसिलिटी इराक से करीब 40 किलोमीटर ये जगह दूर है। तो सीधे तौर पर इजराइल पहले चेतावनी देता है और उसके बाद में ये हमले किए जा रहे हैं। उस जगह को खाली करने की चेतावनी इजराइल की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ईरान ने आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह राजधानी तेल अवीव के नजदीक रमनगंज शहर पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी हमें मिली है। साथ ही आपको बता दें कि रमतगन राजधानी तेल अवीव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की आबादी 1.75 लाख से ज्यादा है और यहाँ पर इजराइल का डायमंड एक्सचेंज है और ये दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी में से एक माना जाता है, जहां पर इस वक्त ये हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और उनकी जवाबी कार्रवाई के तौर पे ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ईरान के समर्थन में कई सारे देश आ चुके हैं, जहां कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ देश ईरान का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान के समर्थन में उत्तर कोरिया इस वक्त उतर चुका है, वहीं शांति के लिए कैंसर और मानवता का अपराधी इजराइल है, ये बात कही गई है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला गंभीर चिंता का विषय है, ये बात कही जा रही है। तो सीधे तौर पर उत्तर कोरिया इस वक्त साथ आ चुका है, चीन साथ आ चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल के सपोर्ट में भी कई सारे देश इस वक्त सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एकजुट ईरान पर भी हमला किया गया, मिडिल ईस्ट की स्थिर, और साथ ही आपको बता दें कि खामनेई पर भी हमला नहीं करें, ये बात कही गई है। ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट को करेगा अस्थिर, अगर ईरान पर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट को अस्थिर हो जाएगा। ईरान को शांतिपूर्ण न्यूक्लियर पावर का अधिकार है, ये बात कही जा रही है कि ईरान को ये अधिकार है कि वो अपना न्यूक्लियर बना पाए। इसके साथ ही ईरानी समाज अपने नेतृत्व के साथ एकजुट है, ये बात भी कही जा रही है। तो खामनेई पर हमला नहीं करें और ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट को अस्थिर करेगा, ये बात कही गई। ईरानी समाज अपने नेतृत्व के साथ एकजुट है, ये बात भी लगातार ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो हाल ही में दबाव डाला गया या यूं कहें कि जो धमकी दी गई थी, उस पर भी सीधे तौर पर पलटवार ईरान की तरफ से किया गया और कहा कि हम किसी भी दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे और ये हमारा अधिकार है, ये बात कही गई। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो टर्की की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर टर्की ने कड़ी निंदा की है, इजराइल के हमलों को अवैध बताया है टर्की की तरफ से और टर्की ने सीधे तौर पर सपोर्ट किया है ईरान को। ईरान की जवाबी कार्रवाई कानूनी और जायज है, ये बात तुर्की की तरफ से कही गई। हिटलर से भी बड़ा नरसंहार करने वाला नेतन्याहू, तो सीधे तौर पर हिटलर के साथ कंपेयर किया गया इस वक्त नेतन्याहू को और इजराइल के हमलों को अवैध टर्की ने बताया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि इस वक्त दुनिया के जो तमाम देश हैं वो किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं।
खासतौर पर न्यूक्लियर बेस अगर हम देखें तो परमाणु हथियारों के तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने में तमाम देश लगे हुए हैं। 9 देशों के पास में इस वक्त 12,241 परमाणु हथियार, जिसमें रूस के पास सबसे ज्यादा 5,459 और अमेरिका के पास में 5,177 न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु हथियार है। इसके साथ ही सिप्री की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है। तो सिप्री की रिपोर्ट के हवाले से ये बात हम आपको बता रहे हैं। साथ ही चीन की अगर हम बात करें तो 600 परमाणु हथियार है चीन के पास, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार है, ब्रिटेन के पास है 225 परमाणु हथियार और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। तो वहीं उत्तर कोरिया के पास में है 50 परमाणु हथियार। तो ऐसे में ये तमाम वो सूची है जो इस वक्त सिप्री की एक रिपोर्ट के जरिए इस वक्त जारी की गई, जो कि एक थिंक टैंक है और उसने अपनी इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर एक चेतावनी भी दी है। सिप्री की ये चेतावनी सामने आई है, न्यू रेस शुरू हो चुकी है, ये बात कही गई है सिप्री की तरफ से और ये चेतावनी जारी की गई है। दुनिया में हथियार की कमी नहीं है, ये बात सिप्री की तरफ से कही है जिसने इस रिपोर्ट को बनाया है। और साथ ही कहा कि और तेजी से परमाणु हथियार बन रहे हैं। अमेरिका, रूस पुराने हथियारों को हटा रहे हैं, नए हथियारों की होड़ इस वक्त लगी हुई है सभी देशों में। और किस देश के पास में कितने परमाणु हथियार है ये हमने आपको भी बताया ही। साथ ही आपको बता दें कि चीन हर साल 100 नए न्यूक्लियर वारहेड इस वक्त बना रहा है और न्यूक्लियर रेस में विश्व में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। लेकिन उससे पहले साथ ही कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा देते हैं जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है, जिसका आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये संघर्ष लगातार जारी है। हालांकि तमाम देश जो हैं वो शांति की बात कर रहे हैं कि शांत ये जो संघर्ष है उसे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल इजराइल और ईरान दोनों में से कोई भी देश फिलहाल अभी मानने को राजी नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी थी कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, इस जंग को छोड़ दीजिए, लेकिन ईरान ने भी सिरे से मना कर दिया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, इजराइल और ईरान की बात करें तो आज इस संघर्ष का 7वां दिन है। तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से इस संघर्ष को रोका जा सके। अमेरिका की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दिन प्रतिदिन नहीं बल्कि घंटे दर घंटे और ज्यादा बढ़ता हुआ ये हमला नजर आ रहा है। अखिलेश, हाँ देखिए, निश्चित तौर पे आज जो हमला हुआ उनके हेवी वाटर रिएक्टर पे, उसके पहले इजराइल का दावा है कि 3 और जगहों पे हमला हुआ है, करान, नतांज और फार्दो। तो मतलब 4 जो उनके परमाणु केंद्र है उन 4 जगहों पे हमला हो चुका है, उन 4 जगहों पे नष्ट किया जा चुका है। आईएई की रिपोर्ट अभी जो एक आई है उसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि तकरीबन 15,000 ईरान के सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर किए जा चुके हैं। तो सेंट्रीफ्यूज भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जो एटम हथियार बनाने के लिए बनाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूज की बड़ी भूमिका होती है। 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट किए गए हैं। उसके अलावा कल से लेकर आज तक 40 ऐसी जगहों पे हिट किया गया है जो सैनिक रूप से ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो यह कह सकते हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो एक बहुत ही सटीक खुफिया जानकारी के आधार पे, लोकेशन के आधार पे किए जा रहे हैं। और इजराइल का दावा ये है कि वो टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सिविलियन इलाके पे हमला न हो। सिविलियन लोगों को ये कहा गया है कि वो हथियार या तो न्यूक्लियर हथियार या अन्य हथियार जो है, सैनिक इंस्टॉलेशन है, उससे थोड़ा दूर चले जाए ताकि उन पे कोई आंच ना आए। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, ईरान में कहा है कि एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। तो ईरान ने, इजराइल की तरफ पे ईरान ने भी कहा है कि वहां जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन था हॉस्पिटल की आड़ में, तो वहां हमला किया गया है। अब दोनों तरफ से ये बात दावे किए जा रहे हैं कि दोनों तरफ से जो असैनिक इलाके हैं, असैनिक इलाकों में सैन्य तैयारियां की जा रही थी और इसीलिए असैनिक इलाकों में हमला दोनों तरफ से हो रहा है। अब स्थिति यह है कि अब बीच की स्थिति कौन करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक तरीके से धमकी के स्वर में बोल तो रहे हैं, लेकिन कब करेंगे, क्या करेंगे, यह उनकी तरफ से जाहिर नहीं हुआ है। खामनेई जो है वो खामनेई को उन्होंने धमकी दी है, लेकिन खामनेई को पर कोई हमला करना उसका वो वे कर रहे हैं कि कितना खतरनाक होगा, कितना जो पूरे मध्य पूर्व की स्थिति को कितना ज्यादा वो परेशान कर देगा, कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर है, लेकिन खामनेई धार्मिक लीडर भी है। तो धार्मिक लीडर पे हमला करना कितना मौजू होगा, अमेरिका इस बात को विवेक कर रहा है।
दूसरी तरफ जो खुफिया सूत्रों से अभी पता चल रहा है कि जो धार्मिक नेता खामनेई है और जो वहाँ का सिविलियन लीडरशिप है, पेजेस्किन जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, या जो मोहम्मद अराक्ची है, जो विदेश मंत्री है, हाँ, उन लोगों के बीच में भी थोड़ा सा तफरका है, क्योंकि खामनेई झुकने के लिए एकदम तैयार नहीं है, जबकि सिविलियन लीडरशिप जो है वो चाह रहा है कि कोई समझौता अभी किया जाए, नहीं तो ईरान पे खतरा और ईरान की क्षति और ज्यादा होगी। तो ये एक बहुत ही संगीन स्थिति है कि ईरान अपने अंदर के जो द्वंद्व है, अपने अंदर के द्वंद्व को किस तरीके से हल कर पाता है, यह भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर विद्रोह हो सकता है, जो असैनिक विद्रोह हो सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, खामनेई के पूरे होल्ड को खत्म करने के लिए आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे उनके लिए और ज्यादा चुनौती बढ़ जाएगी, और उसे किस तरीके से ईरान हैंडल करता है, या उसके पहले कोई समझौता करके ये पूरे जो तनाव की स्थिति है, तनाव की स्थिति को खत्म कर सकता है। क्योंकि लोगों का कहना है कि ईरान के अंदर आम नागरिक जो है, आम नागरिक पिछले तकरीबन 40-50 साल से बहुत ही परेशान है। जब से वहाँ एक अयतुल्ला का शासन आया है और अयतुल्ला के अधीन वहाँ जो नागरिक जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो जो पूरी स्थिति है वो स्थिति काफी नाजुक है जनता के लिए। और एक समय ऐसा था जब 1979 के पहले इजराइल और ईरान के संबंध काफी अच्छे थे, और आज इजराइल और ईरान से बड़ा दुश्मन कोई एक दूसरे का नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी घड़ी है जिसमें कि सभी देश अपने अपने हिसाब से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें कितना हस्तक्षेप करेगा इस बात का कोई नहीं दे पा रहा है कि कितना हस्तक्षेप करेंगे। बयान जरूर ईरान के पक्ष में कुछ आ रहे हैं, लेकिन ईरान के पक्ष में खुलकर कोई सैनिक सहायता करेगा ऐसा कोई नहीं सामने आ रहा है। जबकि इजराइल को पूरी पश्चिमी दुनिया का सहयोग मिल रहा है, इजराइल को अमेरिका का खुला सहयोग मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, लेकिन